कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर के इस लेक्चर में मैं रामकिरण शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने पैरेलल प्रोसेसिंग के बारे में समझा था और पैरेलल प्रोसेसिंग से फिर हमने ये कहा कि भाई हमारे पास जो पूरा ऑपरेशन है उसको छोटे छोटे सब ऑपरेशंस में डिवाइड कर पाए ताकि वो पैरेलली प्रोसेस हो पाए, और इस प्रोसेस को नाम दिया था पाइपलाइनिंग। क्लियर? तो अब आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं कि भाई पाइपलाइनिंग कितने तरह के हो सकते हैं। तो अपने अनुसार पाइपलाइनिंग दो तरह के हैं, है ना। एक आपका अरिथमेटिक पाइपलाइनिंग है, अरिथमेटिक, एंड दूसरा क्या है, इंस्ट्रक्शन पाइपलाइनिंग। इंस्ट्रक्शन पाइपलाइनिंग अगली बार हम लोग देखेंगे। इस वीडियो में हम लोग अरिथमेटिक पाइपलाइनिंग देखने जा रहे हैं विद एग्जांपल, है ना। पाइपलाइनिंग के बारे में हमने कहा कि पाइपलाइनिंग क्या है, इज अ टेक्निक ऑफ decomposing the sequential process into sub operations, with each sub process being executed in a special dedicated segment that operates concurrently, एक साथ, है ना, with all other segments। जितने भी सेगमेंट है वो एक दूसरे के साथ काम कर पाए, इस तरह से उन सेगमेंट्स को आप छोटे में अगर लिखना चाहें तो एग्जाम में ऐसे लिख सकते हैं, पाइपलाइनिंग इज द टेक्निक ऑफ डिकम्पोजिंग a sequential process into sub operations which can operate concurrently with all other segments। बीच का ये जो चीज है उसको आप छोड़ सकते हैं, लेकिन दिस लाइन इज इम्पोर्टेंट, है ना, स्पेशल डेडिकेटेड सेगमेंट। क्योंकि ये कैसे हो पाएगा, तो कह रहे हैं कि भाई हम जो भी सेगमेंट, पिछले वाले वीडियो में भी हमने एक एग्जांपल लिया था, उसके बारे में बात कर ली। वहां पर ओवरलैपिंग होती है, एक ऑपरेशन खत्म होगा और दूसरा ऑपरेशन उस रिजल्ट को यूज करेगा। अब इसी बात है, वो जो ऑपरेशन अभी परफॉर्म हुआ उसका रिजल्ट कहीं रजिस्टर में स्टोर करेंगे, और इस तरह से आप कंप्यूटेशनल ओवरलैपिंग्स को पॉसिबल बना पाते हैं। ठीक बात है कि नहीं? अब आइए देखते हैं अरिथमेटिक पाइपलाइनिंग क्या है। तो अरिथमेटिक पाइपलाइनिंग वह है जिसमें कोई भी अरिथमेटिक ऑपरेशन को आप सब सेगमेंट्स में इस तरह से डिवाइड करते हैं सो दैट कि जो जितने भी सब सेगमेंट्स हैं वो कॉन्करेंटली एक दूसरे के साथ प्रोसेस हो पाए, रन हो पाए। बात समझ में आ गई? ठीक है। तो नॉर्मली जो अरिथमेटिक पाइपलाइनिंग होता है वो हाई स्पीड कंप्यूटर्स में यूज होता है, हाई स्पीड कंप्यूटर्स। और ज्यादातर ये फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस, मल्टीप्लिकेशन, जहां पर बड़े आपके कई स्टेप्स आपके फॉलो होते हैं, वो सारे जगहों पर अरिथमेटिक पाइपलाइनिंग यूज किया जाता है। ठीक है। जैसे आप मल्टीप्लिकेशन की बात करें तो मल्टीप्लिकेशन का मतलब क्या है, उसका अगर एल्गोरिदम भी आप देखें तो एल्गोरिदम काफी हद तक, है ना, वो एक अच्छा मतलब एक उसके जो सब सेगमेंट्स हैं बहुत ज्यादा है उसमें, कि भाई पहले हम, है ना, क्यू को चेक करेंगे, फिर क्यू नॉट और क्यू वन को चेक करेंगे, फिर उसके आधार पर हम डिसीजन लेंगे कि कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म होना है ना। तो अगर 0 0 या 1 1 आएगा तो कोई ऑपरेशन परफॉर्म नहीं करेगा। इस तरह की चीजें उसमें अवेलेबल है। तो सारे सेगमेंट्स छोटे छोटे सेगमेंट्स में डिवाइड करना और उसको काम करना। तो आज हम लोग यहाँ पर एक एग्जांपल ले रहे हैं फ्लोटिंग पॉइंट एडर पाइपलाइनिंग का, है ना। तो अरिथमेटिक पाइपलाइनिंग में दो फ्लोटिंग पॉइंट्स को, नंबर्स को ऐड करना, है ना, ऐड करना। तो ये भी एक काफी अच्छा काम है, इसको हम लोग समझने का प्रयास करते हैं एक एग्जांपल की सहायता से। तो मान लीजिए हमने लिया a इज इक्वल टू, है ना, या हाँ x इज इक्वल टू, है ना, इसको करते हैं x इज इक्वल टू 2.72 इंटू 10 टू द पावर 4, और y हमने लिया 1.51 इंटू 10 पावर 3। अब ये कह रहे हैं कि भाई एडिशन अगर इन दोनों का होना है तो क्या एडिशन पॉसिबल दिख रहा है अभी इस स्थिति में? अभी इस स्थिति में नहीं दिख रहा है। ऐड करने के लिए सबसे पहले हमको क्या करना पड़े, दोनों के एक्सपोनेंट सेम होने पड़ेंगे। हम क्या करेंगे, एक्सपोनेंट्स को पहले कंपेयर करेंगे। कंपेयर करने में जो भी वैल्यू बड़ी होगी उसी बड़ी वैल्यू के बराबर दूसरे को भी ले आने का प्रयास करेंगे। ठीक बात है कि नहीं? तो एक्सपोनेंट्स अगर एक बार बराबर हो गए, उसके बाद जो भी वैल्यू यहाँ पर होगी उनको एडिशन या सब्ट्रैक्शन करना एक आसान काम हो जाता है। ठीक है। तो एक्सपोनेंट को सेलेक्ट कर लिया, कंपेयर पहले किया, कंपैरिजन के आधार पर ये पता चला कि एक्सपोनेंट अलग अलग है। फिर एक्सपोनेंट एक सेलेक्ट कर लिया और मैंटिसा को अलाइन किया। जैसे अब आप इसको लिखेंगे, अगर 10 पावर 4 लिखेंगे तो हो जाएगा 0.151 इंटू 10 पावर 4। लार्जर आपके ये एक्सपोनेंट को आपको सेलेक्ट करना है।
और इसमें 2.72 जुड़ जाएगा तो हमें क्या मिल जाएगा, दिस विल बी 2.871 into 10⁴। अब ये देखेंगे कि ये जो मैंटिसा है वो नॉर्मलाइज्ड फॉर्म में है कि नहीं है। जैसे कोई हमारा रिजल्ट आया है 11.011 into 2⁶ ऐसा आया, तो ये अभी मैंटिसा आपका नॉर्मलाइज्ड फॉर्म में नहीं है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले नॉर्मलाइज करना पड़ेगा। तो ये पॉइंट यहाँ पीछे ले जाइए, 0.11011 into 2⁴, चूंकि पॉइंट पीछे गया है अब इससे बात है पावर बढ़ेगा, तो ये 6+2 या इसको काट कर आप 8 लिख सकते हैं। अब ये हमारा क्या हो गया, दिस इज मैंटिसा। तो आखिरी और स्टेप में क्या करना पड़ेगा, हमें उसको नॉर्मलाइज भी करना पड़ेगा। इतनी बात समझ में आ रही है। कोई हमारा फ्लोटिंग पॉइंट नंबर है, दो नंबर्स हैं, उनको ऐड करना है, तो x इज इक्वल टू a इंटू, है ना, जो भी हमारा बेस होगा, बेस के पावर, है ना, a, ऐसे y हमारा क्या है, b, बेस के पावर b, ये हमारा दिया हुआ है। तो आपने एक्सपोनेंट को यहाँ पर लोड किया इस रजिस्टर में, और जो आपके मैंटिसा है उसको दूसरे रजिस्टर में लोड किया, और एक्सपोनेंट्स को कंपेयर किया बाय सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन करने पर जो भी रिजल्ट आएगा उसके आधार पर मैंटिसा को अलाइन किया जाना है या नहीं किया जाना, और डिसीजन होगा। अगर a माइनस बी की वैल्यू 0 आ गई, इसका मतलब मैंटिसा अलाइन करने की जरूरत नहीं है, दोनों की पावर सेम है। लेकिन अगर ऐसा नहीं है, a माइनस बी इज नॉन जीरो, तो हमें मैंटिसा अलाइन करना पड़ेगा। जिस पावर को आप सेलेक्ट कर रहे हैं दूसरे वाले को भी उसी के पावर के बराबर ले आएंगे, और उसके वजह से जो मैंटिसा होगा वो अलाइन होगा। तो कंपेयर किया, डिफरेंस के आधार पर हमने एक एक्सपोनेंट सेलेक्ट किया और मैंटिसा को हमने अलाइन किया। उसके बाद क्या होगा, उसका एडिशन या सब्ट्रैक्शन जो भी करना है वो करेंगे तीसरे सेगमेंट में। थर्ड सेगमेंट ये है, और उसके बाद जो भी हमारे पास रिजल्ट अवेलेबल आ रहा है ना, उसको आप नॉर्मलाइज करेंगे। उस नॉर्मलाइजेशन की वजह से जो एक्सपोनेंट होगा वो भी आपका क्या हो जाएगा, वो एडजस्ट करना पड़ेगा। बात समझ में आ गई, जो पिछला हमने एग्जांपल लिया था। इस तरह से अगर हम अरिथमेटिक पाइपलाइनिंग को देखें तो उसमें क्या है, एक बड़ा सा अरिथमेटिक ऑपरेशन छोटे छोटे सब सेगमेंट्स में डिवाइड कर लिया गया, और उसके बाद फिर जिस तरह से ऑपरेशंस हमारे परफॉर्म होने उन ऑपरेशंस को एक एक करके परफॉर्म कराए। और आप देखेंगे ये चारों ही जो स्टेप्स यहाँ पर डिवाइड किए गए हैं वो एक दूसरे के साथ कॉन्करेंटली रन कर सकते हैं। अरिथमेटिक पाइपलाइनिंग में इतना ही लिखना है आपको एग्जाम में, है ना। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो पाइपलाइनिंग क्या होती है, फिर अरिथमेटिक पाइपलाइनिंग, फिर उसके स्टेप्स की किस किस सेगमेंट में आपने डिवाइड किया, और उसका ये डायग्राम। तो आप एग्जाम में इसको अच्छे से करके आइएगा, है ना, ताकि कोई दिक्कत ना हो। मैंने अभी बताया था कि भाई लार्जर एक्सपोनेंट सेलेक्ट किया जाता है। इसमें लार्जर सेलेक्ट करने की वजह क्या है, स्मॉलर क्यों नहीं सेलेक्ट करते, क्योंकि अगर हम स्मॉलर सेलेक्ट करेंगे तो दूसरे वाले को स्मॉल करना पड़ेगा, तो जो मैंटिसा है उसका जो डेसिमल पॉइंट है उसकी वैल्यू शिफ्ट हो जाती है, इसलिए हम बड़े नंबर को ही सेलेक्ट करते हैं। तो सेगमेंट 1 में 1 2 3 4 सभी में आप देखेंगे तो उसके सबके अलग अलग काम है। तो पहले में तो आपका कंपैरिजन था, दूसरे सेगमेंट 3 में दोनों ही मैंटिसा को ऐड करेंगे, और सेगमेंट 4 में उसका नॉर्मलाइजेशन करते हैं। तो एग्जाम में जैसे जैसे आप कर रहे हैं वैसे वैसे आप एग्जाम में पढ़ते जाएंगे तो आपको चीजें समझ में आती जाएंगी। कोई अगर प्रॉब्लम हो तो आप बेहिचक बात अपनी रख सकते हैं, उसके लिए आपका यूट्यूब कमेंट बॉक्स में, या फिर ये जो ईमेल आईडी है VEUHV ramkesharma@gmail.com, इसमें भी अपनी बात रख सकते हैं। जैसा समय होगा उसके अनुसार आपको उत्तर दिया जाएगा। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लोगों से बताएं वो भी चैनल को सब्सक्राइब करें, है ना, क्योंकि इसमें बहुत सारे ऐसे कंटेंट है जो आपके लिए लाभदायक है ना, तो हमेशा इसको देखते रहेंगे तो ज़्यादा ठीक रहेगा। चलिए बस इसी मोड पर इस वीडियो को समाप्त करते हैं।